हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और ये है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? रियल नंबर्स। तो आज हम देखेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 और क्या आज हमें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट बताना चाहूँगा सबसे पहले, जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं मुझसे मैथमेटिक्स, वो जल्दी से मेरे चैनल अनूप सर को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का ये वीडियो। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम पर एक्सरसाइज 1.1। चलिए, तो मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर और मैंने किया हुआ है एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूँगा और मिलजुल करके हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। और मंजिल हमारी क्या है? 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। और उसके बाद हमें मैथमेटिक्स को सीखते भी चलना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यूज इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ। यहाँ पर दो मुझे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन दो क्वेश्चंस में मुझे निकालना है इन दो नंबर्स का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। तो एक यहाँ पे एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मतलब बच्चों आपको पता ही है कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करें, तो उस स्टेप बाय स्टेप को ही हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? एल्गोरिथम बोल देते हैं। ठीक है, तो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे कंप्यूटर लैंग्वेज तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको किसी भी काम को करना है और उस काम को करने के लिए आप पहला स्टेप क्या लोगे, दूसरा स्टेप क्या लोगे, तीसरा स्टेप क्या लोगे, चौथा स्टेप क्या लोगे, और वो सारे स्टेप जिनके बाद आप अपने उस प्रोग्राम को, आप अपने उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, उन स्टेप्स के कलेक्शन को ही हम लोग, एक सिस्टमेटिक वे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। अब चूंकि ये एल्गोरिथम एक हमारे महान साइंटिस्ट के यूक्लिड थे, उन्होंने दी थी, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। अब ये क्या है स्टूडेंट? ये आपके सामने दी हुई है। ये दिया हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें ये बताती है। तो मान लीजिए कि डिविडेंड है हमारा A, ठीक है, डिवीज़र है हमारा B, क्वोशेंट है हमारा Q और रिमाइंडर है हमारा R। तो हम किसी भी डिविडेंड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा और लास्ट तक कहाँ तक होगा? B तक होगा। लास्ट B तक नहीं होगा, B से कम ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि A का क्या मीनिंग है, डिवीज़र को हम लोग क्या बोल रहे हैं? B बोल रहे हैं, क्वोशेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Q बोल रहे हैं, और रिमाइंडर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्मॉल r बोल रहे हैं। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा रहेगी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी और डिवीज़र से पहले तक, और डिवीज़र से पहले तक। चलिए स्टूडेंट, तो कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? मिलजुल करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हो 135 इज लेस देन 225।
इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है कि दो नंबर्स के बीच में जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस मेथड से निकालेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो जो नंबर बड़ा होगा वो बन जाएगा डिविडेंड, जो नंबर बड़ा होगा वो बन जाएगा डिविडेंड। क्लियर स्टूडेंट? और जो नंबर छोटा होगा वो बन जाएगा डिवीज़र। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दो नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम देखेंगे उन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा हम उसको बोलेंगे डिविडेंड, जो नंबर छोटा होगा हम उसको बोलेंगे डिवीज़र। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डिविडेंड को इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करना है। तो हमने इस फॉर्म में लिखने के लिए करेंगे इसको डिवाइड, हम करेंगे इसको डिवाइड। तो 135 जो कि डिवीज़र है, डिविडेंड को करेगा डिवाइड, डिवाइड करेगा तो आप देख रहे हो कि 135 ओनली वन टाइम्स जा पाएगा। क्लियर स्टूडेंट? वन टाइम्स जा पाएगा। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 5 - 5 0, 12 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 9, और 2 में से 2 गया तो 0। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि जो डिविडेंड है, जो मेरी एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम क्या बोलती है कि डिविडेंड 225। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़र मेरा कितना था 135 इंटू कोशेंट कितना है मेरा, कोशेंट मेरा कितना है 1 प्लस रिमाइंडर मेरा कितना है 90। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया मेरा इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमसे क्या बोला जाता है कि यदि रिमाइंडर बच रहा है, बच रहा है नहीं बच रहा रिमाइंडर, तो जो हमारा पहले डिवीज़र था अब वो बन जाएगा एज ए डिविडेंड। क्या बन जाएगा? एज ए डिविडेंड। और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा हमारा डिवीज़र। तो चलिए एक बार फिर से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो फिर से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा ये 4 5। इसका मतलब जो 135 डिविडेंड बन करके आया सेकंड स्टेप में, उसको हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखें तो डिवीज़र यहाँ पे क्या है 90 इंटू कोशेंट क्या है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो हम स्टेप को फिर अगेन फॉलो करेंगे, जो डिवीज़र था वो बन जाएगा हमारा एज ए डिविडेंड। क्लियर स्टूडेंट? अब इसको इसमें से भाग दे देते हैं तो ये भाग कंप्लीट चला जाएगा 2 टाइम्स, और कंप्लीट जाने के बाद अब हमें वैल्यू मिलेगी क्या 0। इसका मतलब हम अगले स्टेप में फिर लिखेंगे इस 90 डिविडेंड को किसके फॉर्म में, डिवीज़र, कोशेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में। तो डिवीज़र यहाँ पर कितना है स्टूडेंट 45 इंटू कोशेंट कितना है 2, लास्ट में रिमाइंडर कितना है 0। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। करने के बाद लास्ट में जो आपका डिवीज़र बचेगा, लास्ट में जो आपका डिवीज़र बचेगा वही होगा HCF ऑफ 135 एंड 225। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 135 एंड 225 HCF इज 45। क्लियर स्टूडेंट? तो 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा स्टूडेंट 45। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या है 196, एक नंबर है 196 और एक नंबर है काफ़ी बड़ा सा नंबर है 38/0, 38/0। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या चेक करेंगे कि
कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम देख रहे हैं 196 इज लेस देन 38,220। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड, और स्टार्टिंग में ये क्या बन जाएगा, हमारा डिवीजर। क्लियर स्टूडेंट। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। अब जल्दी से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो यहाँ मैंने लिखा 196 और इसमें 38220। क्लियर। चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं। तो 196 382 वन टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, दैट मीन्स 196। तो अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि 382 में से 196 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 186। और कैरी क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी फिर से हम लोग करेंगे, अभी रुकना तो है नहीं। तो 196 को 1862 में किया, 196 को 182 में किया, कीजिए कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा 9 टाइम, क्योंकि 10 टाइम तो जा नहीं पाएगा। 10 टाइम में क्या हो जाएगा, 1960, 1960 से कम, तो 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 1764। कर दीजिए माइनस, माइनस किया आपने 1862, तो यहाँ पर आ जाएगा 98। क्लियर है। ऊपर से मैं ज़ीरो को और उतार लेता हूँ ऊपर। अब मैंने फिर हिट एंड ट्रायल किया, फिर हिट एंड ट्रायल किया तो 980 में 196 को मुझे डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्या 6 टाइम जा पाएगा, क्या 6 टाइम जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं आगे कि 196 इन, अरे ये तो कंप्लीट चला गया 5 टाइम्स, कितना हो गया 980। तो स्टूडेंट यहाँ तो रिमाइंडर एक बार में ही आ गया। इसका मतलब मैं डिविडेंड को क्या लिखूंगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A मेरा क्या है, डिविडेंड, वो क्या है मेरा 38220। डिवीजर मेरा कितना है स्टूडेंट, 196 इंटू क्वोशेंट क्या है यहाँ पर मेरा 195 प्लस रिमाइंडर मेरा कितना आया 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिवीज़र है इस केस में तो एक ही स्टेप में फॉलो हो गया, एल्गोरिथम को हमें अगली बार चलाना नहीं पड़ा। तो ये जो डिवीज़र है यही मेरा क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख सकता हूँ मैं 196, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पर, क्या बोलोगे स्टूडेंट, क्या बोलोगे स्टूडेंट कि 196 एंड 38220 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 196। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टूडेंट क्या होगा, 196। तो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ समझ में आई होगी न्यूमेरिकल से। चलिए स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिए। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। चलिए अब हमें करना है यहाँ पर प्रूफ। प्रूफ क्या करना है कि फर्स्ट थिंग क्यू क्या है, इंटीजर। क्यू इंटीजर है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको कि क्यू की जो वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3 डॉट 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 होगी। क्लियर है। सेकंड थिंग, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन हमसे क्या बोल रहा है, यूक्लिड डिवीजन रूल हमसे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन रूल हमसे बोल रहा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बोल रहा है स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
लेट डिविडेंड, लेट डिविडेंड क्या है यहाँ पर, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है यहाँ पर, लेट डिविडेंड इज डी। क्या है डिविडेंड, डी है। और जो डिवीज़र है, एंड डिवीज़र हमने क्या ले लिया स्टूडेंट, डिवीज़र इज 6, डिवीज़र हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो ठीक है, चलिए, तो जब हमने ऐसा लिया तो ऐसा लेने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड डी इज इक्वल टू डिवीज़र 6 इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर स्टूडेंट। फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि रिमाइंडर जो है वो 0 से स्टार्ट होते 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 लास्ट में कहाँ तक जाएगा, डिवीज़र तक जाएगा। लास्ट में कहाँ तक जाएगा, डिवीज़र तक जाएगा। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5। क्लियर स्टूडेंट। आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर के 5 तक। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 0। ठीक है, डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है, डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 2। डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 3। डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 4। डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, हो गया। चलिए इसको यहीं लिख देते हैं, यदि एक ही बचा है तो इसको यहाँ से हटाएं और यहीं पर लिख देते हैं स्टूडेंट हम लोग कि डिविडेंड डी इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड डी, चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डिविडेंड डी इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद मुझे बोला गया है कि q तो क्या है मेरा, इंटीजर, q मेरा है इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट, और जो 6 है वो ऑलवेज क्या रहेगा, इवन, वो ऑलवेज क्या रहेगा, इवन, क्योंकि 6 तो मेरा इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, एज ए इवन, इवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सेकंड में देख रहा हूं कि यदि ये फर्स्ट इवन है तो इवन में यदि मैं 1 ऐड करूंगा, किसी भी इवन में 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे फिर से क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। नेक्स्ट मुझे फिर से क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। नेक्स्ट मुझे फिर से क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। और लास्ट मुझे क्या मिलेगा, अगेन ऑड मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीन जो टर्म हैं डिविडेंड के फॉर्म में, ये मुझे क्या मिल रही हैं, ऑड मिल रही हैं। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, प्रूव दैट, क्या स्टूडेंट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, प्रूव दैट। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर आंसर। यदि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने बोला था कि आपको प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस y। इसी की जगह यदि वो इवन इंटीजर बोल देते तो क्या होता, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें चीज़ों को प्रूफ करना है, और जब हम चीज़ों को प्रूफ करते हैं तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि जब चीज़ें प्रेजेंट ही हैं तो फिर क्यों मान रहे हैं, क्यों पुटअप कर रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स है, साइंस है, इसमें तो ऐसा ही होता है, आप मान के चलते हो और लास्ट में जो मानते हो वो आप प्रूफ कर देते हो। तो आप बोलते हो कि जो हमने माना था वास्तव में वो जस्टिफाइड है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो परेशान मत होइए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोग सीख जाओगे। अगले क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको। ए आर्मी कंटिजेंट of 616 member
इज टू मार्च बिहाइंड ए आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। मीन्स एक आर्मी कंटिजेंस में 616 मेंबर हैं जिनको मार्च करना है, और उनको मार्च करने के लिए उनके बैंड में 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, परेड में। तो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप बनाने हैं जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हों। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो कहने मतलब ये है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उस मार्च में, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये हमसे ये लेने के लिए बोल रहे हैं, ये पता करने के लिए बोल रहे हैं कि इन दो नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें 616 और 32 का क्या फाइंड आउट करना है, HCF। क्या फाइंड आउट करना है, HCF। तो HCF हम स्टूडेंट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑफ क्या, यूक्लिड डिवीजन रूल। तो यूक्लिड डिवीजन रूल क्या बोलता है सबसे फर्स्ट कि 32 इज लेस देन 616। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एज ए डिविडेंड, ये हमारा बन जाएगा एज ए डिविडेंड, और 32 हमारा बन जाएगा एज ए डिवीजर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो कार्यक्रम को आगे स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम में क्या बताया था आपको कि इस डिविडेंड को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो डिवीजर के साथ। डिवीजर के साथ स्टार्ट किया आपने डिवाइड करना, तो 32 क्या 61 से जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो 1 टाइम जाएगा 32 माइनस, तो 61 माइनस 32 दैट मीन्स 29। 6 को कैरी फॉरवर्ड लिया। अगेन देखते हैं कि 32 कितनी बार चला जाएगा, 296 में। तो 296 में 32 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 32 क्या 8 टाइम्स जा रहा है। अच्छा 32 क्या 9 टाइम्स जा रहा है, देखिए जरा एक बार, बिल्कुल जा रहा है। तो 9 टाइम्स चला गया और कितना आ गया 288। अब 288 सब्ट्रैक्ट किया 296 से, तो कितना बचा हमारा 8 बचा। इसका मतलब हम जो यूक्लिड डिवीजन रूल है, लेमा है, एल्गोरिथम है, उसमें कैसे लिखेंगे, डिविडेंड 616 इज इक्वल टू डिवीजर 32 कोशेंट 19 प्लस रिमाइंडर 8। अब हम रिमाइंडर 8 बचा है, तो इसी प्रोसेस को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। जो पहले डिवीजर था अब वो बन जाएगा एज ए डिविडेंड। अब हम इस रिमाइंडर से, रिमाइंडर क्या बन चुका है, डिवीजर, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स चला जाएगा और क्या आ जाएगा 32। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली 32 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4 प्लस 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस यूक्लिड डिवीजन रूल में लास्ट में जो डिवीजर बचता है, लास्ट में जो डिवीजर बचता है वही हमारा एक्चुअल में क्या होता है, HCF। देयरफॉर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स उस मार्क्स के अंदर वो मैक्सिमम कितने होंगे स्टूडेंट, वो मैक्सिमम कितने होंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 8 है यही डिवीजर है लास्ट में, इसी को हमने HCF बोला। HCF ऑफ 32 एंड 616, ठीक है। तो 32 और 616 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आई होप। बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे, कर लीजिए इसको नोट जल्दी से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो अब अगेन ये लोग क्या बोल रहे हैं देखते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको क्या करना है, प्रूफ करना है।
ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन रूल क्या बोलता है स्टूडेंट? यूक्लिड डिवीजन रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर। ठीक है, डिविडेंड, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है स्टूडेंट? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मानने के अलावा। लेट डिविडेंड क्या हो गया? लेट डिविडेंड इज डी, डिविडेंड हो गया डी, एंड डिवीजर, डिवीजर इज 3 मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर 3Q प्लस R बनेगा। चलिए, अब जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर वो 0 से लेकर के कहाँ तक जाता है? लास्ट में डिवीजर तक जाता है। डिवीजर कितना है हमारा? 3 है। इसका मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी और लास्ट में क्या होगी? 2 होगी। क्लियर बात? चलिए, तो अब मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ कि डिविडेंड डी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 3Q प्लस 0। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर 3Q का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 9Q स्क्वायर। यदि मैं इसको चाहूँ तो लिखना ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब 3Q स्क्वायर को क्या मैं एक इंटीजर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा? 3 ऑफ m। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन 3 ऑफ m फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा? क्योंकि m इज ऑल्सो इंटीजर। m मेरा क्या है? एक इंटीजर नंबर है। कोई डाउट स्टूडेंट यहाँ पर किसी को? m मेरा क्या है? एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ा तो d इज इक्वल टू, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 3Q प्लस 1 हो जाएगा। फिर से मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो डी स्क्वायर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। आप देख रहे हो कि क्या इसको भी मैं एक इंटीजर बोल सकता हूँ? क्योंकि एक इंटीजर का स्क्वायर इंटू 3 प्लस दूसरे इंटीजर का स्क्वायर इंटू 2, कंप्लीट समेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। इंटीजर मिलेगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड पे चलता हूँ मैं। आगे स्लाइड पे चलता हूँ मैं तो d इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। चलिए फिर से इसका स्क्वायर कर देता हूँ। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12Q प्लस 2 दूनी 4। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, Q प्लस 2, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका? 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4, है ना। अब इतना लिखने के बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में डी स्क्वायर, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 3Q स्क्वायर प्लस 4Q
क्यू प्लस 1 प्लस 1, और इसको मैं एक फिर से इंटीजर का नाम दे दूं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन को भी मैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में सॉल्व कर पा रहा हूँ, इससे पहले वाले एक्सप्रेशन को भी मैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में सॉल्व कर पा रहा था, और उससे पहले वाले को मैं 3m के फॉर्म में शो कर पा रहा था। इसका मतलब यहाँ पर मुझे प्रूफ हो चुका है कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। यदि किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे बिंदास पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ी सी हमें बोरियत सी फील होती है, बोरिंगनेस फील होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए तो चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वही चीज़, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। ठीक है, चलिए तो मिलजुल करके इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ भी सब कुछ चीज़ें मानने वाली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन रूल क्या होता है पहले उसको लिख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन रूल, यूक्लिड डिवीजन रूल ये होता है D इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और बताना चाहूँगा जो R होता है वो डिवीज़र से पहले तक जाके रुक जाता है, और कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट तो यहाँ पे मान लीजिए डिविडेंड, डिविडेंड क्या है स्टूडेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू D। ठीक है, डिवीज़र क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवीज़र मान लीजिए, डिवीज़र मैंने मान लिया 3। मानने को तो मैं 9 भी मान सकता हूँ, लेकिन 9 में मेरा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने बजाय कैलकुलेशन लंबा करने के मैंने यहाँ पर 9 का ही मल्टीपल फैक्टर ले लिया 3, क्योंकि 9 का मल्टीपल फैक्टर 2 के फॉर्म में तो हो नहीं सकता और किसी नंबर के फॉर्म में हो नहीं सकता, तो 3 के फॉर्म में तो हो सकता है 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर रहा हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस आर, ये लिखेंगे। इसको लिखने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो जाएगा 0 से लेकर के 3 तक। इसका मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 2 होगी। चलिए तो फर्स्ट मैंने लिया D इज इक्वल टू 3Q प्लस 0। अब चूंकि मुझे करना है इसका क्यूब, तो मैंने क्यूब किया, DQ इज इक्वल टू 3Q का क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, DQ इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 क्यूब। क्लियर स्टूडेंट, अगले स्टेप में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि Q अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू है, उसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो क्या हम DQ को 9 ऑफ M के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। दूसरी बात करता हूँ मैं R इक्वल टू 1 के लिए, तो D इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। अब ले लेता हूँ मैं इसका क्यूब, तो ये हो गया 3Q प्लस 1 का क्यूब। थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो A प्लस B का होल क्यूब। कितना होता है स्टूडेंट, AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। क्लियर है, चलिए तो DQ इज इक्वल टू 3Q का क्यूब कितना हो गया 27Q प्लस 1 प्लस 3A स्क्वायर B, तो 3A स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 9Q स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27Q स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर, तो 3AB स्क्वायर का मतलब हुआ 3 इंटू 3 9Q। ठीक है, अगले स्टेप में DQ, यदि मैं फर्स्ट लास्ट और सेकंड लास्ट में से 9 कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या बचेगा 3Q प्लस, ठीक है ना, 3
क्यू स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इंटीजर हैं तो कंप्लीट रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो मैं अगले स्टेप में लिख लेता हूँ d इज इक्वल टू 9m प्लस 1। तो हमें यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया, d नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर d क्यूब आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूबिक उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9m प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब मैं लेता हूँ r इक्वल टू 2 लिया तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2। क्यूब कर देता हूँ दोनों तरफ, डी क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, डी क्यूब इज इक्वल टू अगेन कितना हो जाएगा 27q प्लस 3a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q, 18q प्लस 2 का क्यूब, तो दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए तो डी क्यूब इज इक्वल टू 27, एक सेकेंड, तो यहाँ पर मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। अब देख रहे हो ये सारा का सारा नंबर फिर से क्या आएगा, इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा। तो dq इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो अगेन हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में हो जाएगा, 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चन से लेंदी होते हैं, थोड़ा सा हमें अप्रोच लेके चलना होता है और थोड़ा सा हमें बोरियत भी फील होती है। तो बोरियत का तो ऐसा है कि जब आप बोरिंग फील करो तो आप किसी दूसरे चैप्टर पे चले जाओ, फिर आप दूसरे चैप्टर से हाईली मोटिवेटेड हो जाओ, आपको लगने लगे सब कुछ बन रहा है, तो फिर से आ जाओ इस चैप्टर पे जहाँ पे आपको चीज़ों को प्रूफ करना है। तो आप देख रहे हो कि 5th क्वेश्चन में मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को प्रूफ किया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये था मेरा एक्सरसाइज 1.1। आई होप आप सभी स्टूडेंट ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो स्टूडेंट जल्दी से आप लोग बिना देर किए सबसे पहले तो कीजिए मुझे सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और भर भर के कमेंट कर दीजिए। और स्टूडेंट मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि आपकी क्लास में आपके कलीग, आपके बड़े छोटे भाई बहन जो भी हैं, आप उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि क्लासेस चल रही हैं अनूप सर की बहुत ही शानदार। तो चलिए स्टूडेंट फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।